किसी युवा पत्रकार को देखते हैं तो आंखों से यही दिखता है कि ये छोटा कृष्णपाल है। कृष्णपाल यानी कि हम, वो कृष्णपाल जो गांव-गांव में जाकर ऐसी खबरें दिखाते हैं जो ज़मीन से जुड़ी हुई हो। एक भैया हैं अनुज भैया, अनुज हनुमत पूरा नाम है, चित्रकूट ज़िले के नामी पत्रकार हैं और हमारे बड़े भाई हैं। इनकी मुस्कुराहट से काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो डकैतों के लिए हम यहाँ पर आए थे, उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री हम बनाने आए थे। अभी तक हमने भाई को फेस टू फेस नहीं देखा था, लेकिन आज देख रहे हैं और इतने मददगार इंसान हैं, हम घी नहीं लगा रहे हैं भैया, दिल से बोल रहे हैं, बहुत मददगार इंसान हैं। अगर आप भी देख रहे हैं इस इंटरव्यू को, अगर आप भी इनसे मदद मांगेंगे तो हमें पूरा भरोसा है इन पर कि मना नहीं करेंगे आपको। तो जो इंटरव्यू का बेस था, आपने बोला कि डकैतों के ऊपर हमसे पूछना, हम तो पहला तो पत्रकार के ऊपर आपसे पूछना चाहते हैं। चित्रकूट समाचार आप एक प्लेटफॉर्म चला रहे हैं, किस तरह का है वो प्लेटफॉर्म? देखिए, चित्रकूट समाचार का प्लेटफॉर्म ये बताता है कि हमारा क्षेत्र कैसा था पहले। जैसा आपने अभी कहा कि मदद ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। और परिहित सेवा संस्थान जो हमारा NGO है, उसके तहत हम लोग पत्रकार साथियों सहित और जो ग्रामीण हैं, जो आदिवासी हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, जिन तक व्यवस्थाएं नहीं पहुंच रही, उन तक हम व्यवस्थाएं पहुंचाते हैं। पूरे गर्व के साथ पहुँचाते हैं, जिसमें न किसी को कुछ मदद करनी है, न किसी को कुछ स्वार्थ रखना है। हमारी एक मानव श्रृंखला है, जिससे हम लोग सूचना का आदान प्रदान भी करते हैं, लोगों को मदद भी करते हैं। रही बात चित्रकूट समाचार की, तो चित्रकूट समाचार की जो स्थापना हुई थी वो कोविड के दौरान हुई थी। यानी कि कोविड के दौरान जो हमारे साथी थे, हम खुद नौकरी करते थे बाहर, यहाँ भी आते थे महीनों में, 15 दिन में एक बार आते थे और चित्रकूट की जो स्थितियाँ थी उसका आकलन करते थे। लेकिन जब कोविड में नौकरी छूटी तो ये लगा कि अब करें क्या, जीवन तो ख़त्म कर नहीं सकते। बिल्कुल। ये तय था कि एक नया सवेरा होगा, लेकिन कब होगा ये लोगों को नहीं पता था। उस वक्त हमने लोगों की मदद भी की। लगभग 20,000 परिवारों को हमने, आदिवासी परिवारों को मानव श्रृंखला बना करके उनको हमने राशन उपलब्ध कराया और जो अन्य ज़रूरतें थी कोविड के दौरान वो हमने दी। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि अगर किसी व्यक्ति के पास सूचना नहीं पहुँच रही और या तो उसकी समस्या सिस्टम तक नहीं पहुँच रही, तो फिर पूरा समाज और वो व्यक्ति पूरा फेल हो जाता है, पूरा सिस्टम लचर हो जाता है। इसी के तहत हमने चित्रकूट समाचार की स्थापना की। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि उस दौरान मुझे कोविड भी हुआ था। मेरे सभी साथी ये भी कह रहे थे कि अभी क्या ज़रूरत है, नया सूरज उगने दो, उस नए सूरज के साथ नई बातें कर लेंगे। लेकिन मैंने कहा कि सूरज इंतज़ार नहीं करता है समय का, कि उसे तो उगना है, उसे अस्त होना है। तो मनुष्य इस बात का इंतज़ार क्यों करे? एक कठिनाई आती है ज़मीनी स्तर पे पत्रकारिता करने में, जिला लेवल पे पत्रकारिता करने में धमकियाँ बहुत आती होगी आपको, कैसे सामना करते हैं? अपने साहस से, अपने सामर्थ्य से। और एक बात बड़ी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जैसे दोहरा चरित्र फ़ायदेमंद नहीं होता है, वैसे ही मैं हमेशा लोगों से बोलता हूं कि न जियो किसी अभाव में, न जियो किसी प्रभाव में। ये ज़िंदगी है आपकी, जियो अपने स्वभाव में। तो मैं उस वैल्यूएबल जो नेचर है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो उस पर जीना है। यकीन मानिए, अगर आप ईमानदार हैं, अगर आप दबे जो दलित हैं, शोषित हैं, किसी भी जाति का गरीब, मैं बार बार बोलता हूँ, लोग मेरे ऊपर ये भी आरोप लगाते हैं कि आप ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों की आवाज़ उठाते हैं, और ये भी आरोप लगाते हैं कि आप अन्य समाज की आवाज़ भी उठाते हैं। तो मैं, देखिए, मुझे गर्व है कि मैं ब्राह्मण हूँ, क्योंकि मेरा संस्कार है। लेकिन मैं वो ब्राह्मण हूँ जो अन्य समूह का, अन्य वर्ग का ख्याल रखे। तो मैं इस बात का ज़रूर ख्याल रखता हूँ कि किसी भी जाति का गरीब, क्योंकि गरीब की चर्चा जब होती है तो आदमी भूल जाता है कि किसी जाति का होगा। लोगों के पास यही आता है कि भाई फलाने हम जाएंगे कि बस्ती में, वहाँ गरीब मिलेगा। ऐसा नहीं है। गरीब अग्रणी जाति में भी होता है, गरीब सभी जातियों में होता है। तो हम इस टास्क को करते हैं और वहीं से हमें मजबूती मिलती है। फिर आप किसी से डर नहीं सकते। जब आप ग्राउंड पे रहेंगे ना, तो आपको यकीन है, जैसे आपने कहा कि कोई घी नहीं लगा रहे हैं, तो बस वैसा ही है। हम ना किसी का घी लगाते, ना मक्खन लगाते, बढ़िया धुलाई करते हैं जनता के लिए। और उसके बाद सफ़ेद चमकता कपड़ा सामने आता है। बस पत्रकारिता से रिलेटेड एक आखिरी सवाल मेरा है। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आप पत्रकार कम हैं और नेता ज़्यादा हैं। चुनाव लड़ने की तैयारी है क्या इधर से? ऐसा उड़ती हुई हवा आई थी हमारे कानों में। एकदम उड़ती हवा भी है। और देखिए, कभी भी मैंने इस चीज़ से मना नहीं किया, क्योंकि जब आप बदलाव की बात करते हैं तो आप अच्छा बोलते हैं, लोगों की समस्या रख सकते हैं, लेकिन एक कसक मन में होती है कि ये बात ऊपर तक क्यों नहीं पहुँच रही। तो मैंने इस बात को कभी मना नहीं किया कि मैं नेता नहीं बनूंगा। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जब मैं नेता भी बनूंगा, जैसे कि अटल जी प्रधानमंत्री भी रहे, अच्छे पत्रकार थे, कई ऐसे पत्रकार थे जो और भी अन्य पदों पर रहे हैं। ऐसा नहीं कि पत्रकार आप हो जाते तो आपकी भूमिका समाप्त हो जाती है। भूमिका का निर्वहन आपको करना है, तय जनता करेगी, समाज करेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि चेहरे का जो स्वरूप है वो बदल जाता है।
मेरा आज जो दायित्व है पत्रकार का है, मेरा इसके पहले दायित्व समाज की सेवा का था, लेकिन मैं उस तरीके का पत्रकार हूं कि अगर कोई डूब रहा है तो मैं उससे बाइट नहीं लूँगा, मैं उसको एक हाथ बढ़ाऊंगा मदद का और उसको खींचूंगा। इसके बाद अगर वो स्वस्थ होगा, बोलना चाहेगा तो मैं उसकी समस्या सुनूंगा। तो हमारा कर्तव्य पहले ये है कि हम गांधी की पत्रकारिता करें, गांधी के आदर्शों पर चलें, और हमें समाज को बचाना है। हमारी खबर से अगर कोई दिक्कत होती है तो हम वो खबर को नहीं चलाएंगे, खबर को हमें खाई नहीं बनानी। तो ये बात तय है कि मुझे पसंद है, राजनीति पसंद है, क्योंकि राजनीति विज्ञान का मैं छात्र रहा हूं, और मैं जब कभी नेता बनूंगा, इस बात पर मुझे गर्व है कि हर अच्छे व्यक्ति को राजनीति में आना चाहिए। जब मैं नेता बनूंगा मैं वैसा ही अनुजन्मत रहूंगा जो आज हूं, ना किसी से दबूंगा, ना किसी से झुकूंगा, और कहूंगा तो वो बात कहूंगा जो एकदम जो अंतिम व्यक्ति है, जिसकी समस्या को सारे सरकारें, सारे लोग कहते हैं कि उनकी बात उठे, मैं उसकी बात करूंगा, उसकी हक की बात करूंगा। अब आप डकैतों पे आते हैं। बुंदेलखंड डकैतों का हब है और हमारा चैनल का नाम भी बुंदेलखंड हब है। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि डकैतों की इस धरती पर जब आप छोटे होंगे, जब आप डकैतों की कहानियाँ सुनते होंगे, तो क्या आपको डर लगता था उनसे? नहीं, देखिए, बड़ा मुझे इस बात को बताने में गुरेज नहीं है कि डकैत जब थे तो डर था। डर इस कदर था कि मेरा परिवार एक शिक्षित परिवार है। मेरे पिता 1980 यानी कि 70-80 के दशक के MSc बॉटनी थे। अब आप समझिए उस समय पढ़ाई की क्या कीमत थी। लेकिन डकैतों की समस्या के कारण उन्हें गांव से निकलना पड़ा। पिता ने कहा कि अब तुम पढ़ाई बाहर जाके करो, यहाँ स्थिति ठीक नहीं है। ऐसे ही हाल व्यापारियों के थे, ऐसे ही हाल हर उस विकास के थे, हर उस उम्मीद के थे जिसे दबा दिया गया। तो डकैतों ने सिर्फ यहाँ पे खौफ और आतंक की एक पृष्ठभूमि नहीं तैयार की, डकैतों ने लोगों से लोगों की उम्मीदें छीनी हैं। समय से समय को रोका है उन्होंने। अगर विकास का पहिया घूम सकता था उस दशक में, उस समय को रोका। लोग मुझसे भी पूछते हैं कि डकैत तो अब तो चले गए, डकैतों को अब बुराई डकैतों की क्यों करते हैं? मैंने कहा कि डकैत गए हैं, जैसे अंग्रेज गए, लेकिन मानसिकता नहीं गई। आज मानसिकता अधिकारियों में उस तरीके से है, आज मानसिकता ठेकेदारों में उस तरीके से है, आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो डकैतों से खतरनाक हैं। तो लड़ाई तो ख़त्म नहीं होने वाली ना। और रही बात डर की, तो डर लगता था। वो समय भी मुझे याद है जब ददुआ का इनकाउंटर नहीं हुआ था, उसके पहले ददुआ, बलखड़िया, शंकर केवट और डकैत बबली, ठोकिया, इस तरीके के तमाम डकैतों को हमने सुना है। बहुत सारे लोगों की तो मैंने नज़दीक से रिपोर्टिंग की है, जंगलों में जा कर के उस स्थान तक हम पहुँचे हैं जहाँ पे गिरोह सक्रिय हुआ करता था। और आपको यकीन नहीं होगा कि ददुआ एक इंटेलिजेंट डकैत था, इतना इंटेलिजेंट कि जो जिस पॉइंट पे रहता था उस पॉइंट के लोगों का हमेशा ख्याल रखना। अब आप इसको चाहे रॉबिन हुड की संज्ञा दे दीजिए या इसको जीने की कला में माहिर व्यक्ति बता दीजिए, अगर आपको अच्छी बैटिंग करनी है, लंबी बैटिंग, तो आपको उस पिच का ख्याल रखना पड़ेगा। और ये उस रखता था वो व्यक्ति, और ये छवि ही उसको आज उसके परिवार को राजनीति में फ़ायदा पहुंचा रही है। और मेरा ऐसा मानना है कि जिस दिन मंदिर में स्थापना हुई थी मूर्ति की ढाता में, उसी दिन से ये बात एकदम से ख़त्म हो जाती है कि समाज क्या चाहता है। समाज भी उसके लिए जिम्मेदार है। अगर कोई डकैत है तो उसका स्थान मंदिर में नहीं होना चाहिए। समाज को इस बात का ख्याल रखना चाहिए। और रही बात डर की, तो डर इतना अधिक था, मैं आपको बता दूं कि लोग कान में बोलते थे। ददुआ की चर्चा करनी हो या तो कान में छोटा सा मध्यम, और वो भी दादू। यहाँ जो नाम एक प्रवृत्ति आई, बड़े लड़कों का नाम हमारे पाठा में दादू रखा जाता है। अच्छा, दादू भैया हैं, क्योंकि वो बड़े भैया। तो वो एक पूरी एक साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट था। और मेरा ऐसा मानना है कि जो अगला प्रश्न आपका होगा उससे पहले मैं आपको बता दूं कि डकैत महत्वपूर्ण और खतरनाक यहाँ नहीं थे, इसके पहले कि दादू खतरनाक थे। अच्छा जी। वो दादू जिनका संसाधनों में कब्जा होता था। और ये ठीक रिलेटेड था मेरी उस स्टोरी में जो मैंने लिखा था कि गद्दियाँ यहाँ एक मसलन तखत में लगती थी और दादू उस गद्दी में बैठते थे। अब बहुत सारी अच्छी गद्दियाँ भी थी इस क्षेत्र में, बहुत सारे अच्छे दादू भी थे, बहुत खराब दादू भी थे। जो ऐसे दादू जो प्रतिस्पर्धा और वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे थे, उससे पैदा हुए डकैत। ददुआ की एंट्री भी इस क्षेत्र में दादुओं की आपसी प्रतिद्वंद्विता से हुई। और उसके बाद डकैतों की एक लंबी फहरिस्त बन गई जो सीधा ये बताता है कि रोजगार नहीं है, वो ये बताता है कि यहाँ लोग परेशान हैं। और एक सबसे बड़ी बात, मैंने जब कई इंटरव्यू किए, मैंने जो है गोप्पा, जो डकैत गोप्पा था, उसका इंटरव्यू किया था। बबली को बहुत नज़दीक से मैंने उसके पूरी उसकी पूरे मेंबर थे, जो हार्डकोर मेंबर थे, उनको जब वो पकड़ जाते थे उनसे हम बातचीत करते थे। जंगलों में जाकर के भी हम लोगों से बात करते थे। तो ये पता लगता था हमें कि ये लोग मेंटली लोगों को ब्रेन वॉश करते थे। कि जैसे मान लीजिए अगर बबली को लगाया था तो वो ये कहता था कि जैसे हमने बंदूक धारण की हमारे कंधे भारी हो गए। तो कंधे भारी होने का सामाजिक महत्व ये है कि उसको वो सामाजिक प्रतिष्ठा या वो जो उपस्थिति वो नहीं मिलती थी। तो जैसे ही बंदूक मिली उसने पूरे जंगल को, उसने पूरे समाज को ये दिखा दिया कि बंदूक है, डरोगे तो ठीक है, नहीं डरोगे तो फिर जो कुछ है वो आपके सामने है। अच्छा, गांव बड़े पिछड़े हुए हैं डकैतों के, गांव बड़े पिछड़े हुए हैं।
तो इसके पीछे की वजह भी आप डकैती मानते हैं, या लोग जागरूक नहीं है, या नेता जागरूक नहीं है, या काम करना नहीं चाहता कोई? डकैतों के गांव की बात कर रहा हूँ कि ना तो चंबल के डकैत थे, ना तो कोई घोड़े पे आता था, ना तो ये ऐसे डकैत थे जो खुद भी सबल थे। यहाँ के डकैत हमेशा राजनीति से प्रेरित रहे हैं, राजनीतिक रोटियां सेकी गई हैं, डकैत पैदा किए गए हैं। बहुत सारे ऐसे मुखबिरों को डकैत बनाया गया जो कि पुलिस के ऐसे भी सिपा सलाहकार थे जो डकैतों को मारने के लिए पैदा किए गए। बात ये नहीं है, क्षेत्र के बिछड़े होने का कारण सिस्टम में वो लोग हैं जो हमेशा से संसाधन पे अपना कब्जा मानते थे। मैंने आपको क्या बताया, बहुत सारी अच्छी गद्दियाँ भी थी, बहुत सारी खराब गद्दियाँ भी थी। वो लोग जो इमली को आम कहने पे मजबूर करते थे। मान लीजिए मैं आपसे ये कहूँ कि आपके पास संसाधन है, आपके पास बहुत सारी ज़मीनें हैं, बहुत सारा सब कुछ है, और आप ये कहें कि कोई व्यक्ति अगर आता है दुखी पीड़ित, आप उसको कहेंगे भाई ये आम का नहीं इमली का है, और वो आपके डर के कारण कहते, तो आप डकैत से ज़्यादा खतरनाक हुए। डकैतों ने तो बाद में उस डर का, उस पिछड़े समाज का फायदा उठाया। ये क्षेत्र डकैतों के कारण नहीं पिछड़ा हुआ, ये क्षेत्र लोगों ने जो कब्जा किया संसाधनों पे उससे, और इसके बाद तो जो काम था डकैतों ने कर दिया। फिर तो देखिए एक हवा होती है। फिर तो अब जब हम लगातार लगे रहे दस्यु उन्मूलन के प्रयास में, जो पुलिस लगी तो उसके साथ हम लोग लगे रहे, और हमने पाठा की पाठशाला भी चलाई थी। हम ये चाहते थे कि अगर हिस्ट्री सीटर लड़का है, किसी का घर में अगर कोई बाप हिस्ट्री सीटर है, तो उसके लड़के पे उसका असर ना जाए। ये जब आप बचा लेंगे ना, आप किसी को विरासत में उसका काम नहीं दे सकते। ये हमारा समाज रहा है। हम हमेशा ये प्रयास करते हैं कि अगर जो अंगुलीमाला से थे, उनकी कहानी सबको पता है, वाल्मीकि बन गए वो, क्योंकि समाज ने एक मौका दिया, तो हमें उस परिवार को, उस व्यक्ति को, उसके लड़के को मौका देना पड़ेगा। तो हमने ये जब चलाया तो 2000 से अधिक ड्रॉप आउट बच्चों का एडमिशन हुआ। इसमें से आधे लोग ऐसे ही क्रिमिनल जो माइंड के लोग थे, जिनका घर बर्बाद हो गया था, उससे संबंधित बच्चे थे। तो ऐसा नहीं कि बदलाव हो नहीं सकता, लेकिन हमें बात अब ये करनी है कि बदलाव हो कैसे, उसके लिए युवाओं को आगे आना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल, एक बांका नौजवान मेरे सामने खड़ा है जो धड़ 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 बोले जा रहा है। अगर आपको राजनीति में जनता मौका देती है तो आप इन पिछड़े इलाकों को कैसे बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, और वर्तमान में जो नेता है उनको आप क्या सलाह देंगे कि ये पिछड़े इलाकों में पानी जाए, ये पिछड़े इलाकों में ठीक से सड़कें बने, जो कवेलू वाले घर हैं उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिले, जो डकैत वाले गाँव में खास करके? क्योंकि आज जब मैं घूमा तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, थोड़ा सा कि आज भी आज़ाद भारत में ऐसे गांव हैं जहां पर मूलभूत सुविधा नहीं है, जहां पे मक्के तोड़ तोड़ कर लोग अपना गुजर बसर कर रहे हैं। तो आपको मौका मिलता है तो आप क्या करेंगे? अगर आपको मौका नहीं मिलता है तो वर्तमान नेता किस तरह से इस पद्धति में सुधार ला सकते हैं? देखिए, पहले तो मैं फ्री की जो चीज़ें हैं उसका मैं विरोधी हूँ। समाज में जब आप निःशुल्क कोई चीज़ प्रोवाइड करते हैं तो निकम्मापन आता है। ये मुझे बोलने में गुरेज नहीं है, क्योंकि मैं वही युवा हूँ तो संघर्ष करके कोई भी चीज़ कमाना चाहता है। रही बात मेरे व्यू की, मेरे विज़न की, मौका मिले या ना मिले, मैं वो काम कर रहा हूँ। मैं इस परिप्रेक्ष्य से नहीं कर रहा सोच के कि मौका मिलेगा तो मैं और अच्छा कर दूंगा। मेरा ये काम जो मैं शुरुआत मैंने की है बदलाव की, ये काम ही ये बताने के लिए पर्याप्त है कि पद मिले या ना मिले, दायित्व मिले या ना मिले, लेकिन अनुज हरमत रुकने वाला नहीं है। और ये वो नेता जान चुके हैं, ये जान चुके हैं, तभी स्थानीय नेता की बात हो रही है। स्थानीय यानी कि जो अपने तालाब, नहर, पगडंडी, मोहल्ला, गांव, इस समस्याओं को इस सब जाने, तब स्थानीय होगा तो सब कुछ हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। और रही बात विज़न की, तो आप एक छोटे से मेरे उदाहरण से समझिए। अगर किसी भी तालाब में आप देखते हो कि मछलियाँ होती हैं, लोग उसका रोज़गार भी होता है कि मछलियाँ पालन होता है, तो जब आप बात आती है कि किसी को आप रोज़गार कैसे देंगे, आप किसी को सबल कैसे बनाएंगे, तो हम किसी को प्रतिदिन मछली खाने को नहीं दे सकते, हम उसे मछली पकड़ना सिखाएंगे। अगर हम उसको मछली पकड़ना सिखाते हैं, यानी कि हम उसके अंदर की स्किल को डेवलप कर रहे हैं। और बात ठीक वैसी ही है जो विरोधाभास सरकारों की बातों में होता है। सरकार कहती है कि मैं स्किल डेवलपमेंट हम करेंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के स्किल्स को बढ़ाएंगे जिससे काम अपने आप स्टार्टअप्स लोग कर सकें, लेकिन आप तो निःशुल्क दे रहे हैं, तो स्टार्टअप्स के पहले ही आप फंदा लगा दे रहे हैं रोक का। तो हम क्या चाहेंगे कि जो स्किल्स और डेवलपमेंट है उसका, हम उनको मछली पकड़ना एक उदाहरण है, यानी कि हम उनके हाथ में वो जो संसाधन है वो उपलब्ध कराएंगे जिससे कि यहाँ रोजगार बढ़ सके। यहाँ का ठोस जो मुद्दा है पलायन है, पलायन जिस दिन सुधर जाएगा उस दिन मान लीजिए यहाँ डकैत का कोई इतिहास रह जाएगा, ना दादुओं का इतिहास रह जाएगा, और ना तो उन राजनीति के लोगों का जो सिर्फ बहकाना जानते हैं, जातिगत समीकरणों पर राजनीति करना जानते हैं। आपको यकीन नहीं होगा, इस बार की जो पत्रकारिता थी, हमने मांग पत्र की घोषणा की कि हम यहाँ का जो मुद्दों का मांग पत्र है, आप जाति पर टिकट दीजिए, आप जाति पर
लड़ाई लड़िए, लेकिन जब आप यहाँ आएंगे तो आपका स्वागत मुद्दों से होगा। लोगों ने ये भी कहा कि आप क्या कर लेंगे, जाति पे टिकट दिया जा रहा है, जाति का सब कुछ करके और जिता दिया जाएगा। हमने कहा कि हम चोट मुद्दों की करेंगे और जरूरी नहीं कि आपको सफलता मिले, सफलता आपके प्रयास से तय होती है। मैं जब रिपोर्टिंग करता तो लोग कहते थे कि एक एसपी थे यहाँ पे प्रताप गोपेंद्र, उनके साथ काम करने का बहुत नज़दीक से मौका मिला। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि जब वो जाते थे कॉम्बिंग में या डकैतों को पकड़ने का पूरा ऑपरेशन चलता था, तो जब वो असफल होकर लौटते थे, कोई मुठभेड़ हो गई, नहीं सफल हुए, तो लोग ये कहते थे, मीडिया भी क्रिटिसाइज करता था, समाज भी करता था, आ गए कुछ नहीं हुआ। तो मैंने एक चीज़ गौर से देखी, जब मैं 10-15 किलोमीटर जाता था कॉम्बिंग में, आप सबके ऊपर प्रश्न नहीं उठा सकते। एक व्यक्ति अगर गलत है तो पूरी व्यवस्था गलत नहीं होती, प्रयास हर कोई करता है। तो उन्होंने मुझसे एक बात कही कि देखो अनुज, प्रयास की कोई चर्चा नहीं करता। अगर किस दिन मैं डकैत मार दूं या हमारी पूरी टीम डकैत खत्म कर देगी तो हमें उठा लिया जाएगा सर, बिल्कुल हमारा बहुत स्वागत होगा, लेकिन हमारे उस प्रयास की चर्चा नहीं जिसपे हम घंटों स्ट्रेटजी बनाते हैं, हमारे उस प्रयास की चर्चा नहीं जिसमें हम लोग वहां तक पहुंच करके क्रैक करने की कोशिश करते हैं। घंटों गाड़ाबंदी करके बैठे रहते हैं पुलिस वाले एक जगह पे, यहाँ से कहीं निकलेगा, ऐसा हमने देखा है। वो चीज़ें अब नहीं है। तो समाज को अपने सोचने का तरीका बदलना पड़ेगा और दोहरे चरित्र से दूर होना पड़ेगा। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, बदलाव के बेहद नज़दीक हैं और उस नज़दीक में इतनी मेहनत करनी है जो पिछले 60 सालों में नहीं हुई है। चलिए, स्थानीय नेता सीखे, एक युवा से सीखें, और काफ़ी लंबी और काफ़ी अच्छी चर्चा हुई है। मुझे बड़ी खुशी होती है, खास करके मुझे सीखने को मिलता है ऐसे लोगों से, और भैया मुझे वाकई में आपसे बहुत सीखने को मिला है। मैं आगे इसी तरह से अपने कार्य को भी जारी रखूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद अपने इंटरव्यू के लिए, अपने समय के लिए। और जब भी आऊँगा चित्रकूट आना होगा, पहली बार आया हूँ मैं, आपसे मिलके ज़रूर जाऊँगा। थैंक यू सो मच।